गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, कल हम जो हमने पढ़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सॉलिड स्टेट के अंदर जो बात की थी वो बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट थे, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके अलावा सॉलिड स्टेट का किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड की विस्कोसिटी इनफाइनाइट होती है, और इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे। और टाइप्स ऑफ सॉलिड में बेसिकली हमने दो तरह का सॉलिड पढ़ा था जो कि अरेंजमेंट के बेसिस पे था। मॉलिक्यूलर मतलब जो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसमें हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किया था, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसके अलावा हमने सीखा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि एनिसोट्रॉपिक में ये सब नहीं होता है, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एनिसोट्रॉपिक सॉलिड के बारे में। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जैसा कि हम लास्ट क्लास में बता रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसको हम कूलिंग कर्व के माध्यम से थोड़ा समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है। ये टेम्परेचर है, y एक्सिस पे टेम्परेचर है और x एक्सिस पे टाइम है। और टाइम के साथ अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो ये सॉलिड धीरे धीरे अपने स्टेट में चेंज लाता है। यानी कि अगर मैं इस कर्व के माध्यम से आपको बताऊं तो अगर पॉइंट ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट होता है। यानी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते हैं, यानी कि कूल डाउन करते हैं सॉलिड को, तो उसका क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और टाइम के साथ साथ ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, यानी कि इस सॉलिड का कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है। तो ये है कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इस कर्व से हमें क्या पता चलता है? इस कर्व से हमें पता चलता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम एमोर्फस सॉलिड डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड के बारे में। एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडमली अरेंज होते हैं और इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। एमोर्फस सॉलिड आर दो सॉलिड, डिफिनेशन लिखिए, एमोर्फस
solid are those solid which have which have short range order, and molecules are randomly arranged. अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें या वाई एक्सिस या किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो हम पाएंगे कि इसमें ऑर्डर जो है, एटम्स जो है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें अथवा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो हमें एक जैसे प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एनिसोट्रॉपिक सॉलिड होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। amorphous solid are isotropic in nature. amorphous solid के कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक, कोलतार, मिका, टैल्कम पाउडर, etc. ये सारे एग्जांपल हैं किसके? एमॉर्फस सॉलिड के। एमॉर्फस सॉलिड को सुपरकूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं और इसका एक दूसरा और नाम है सूडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझते हैं इस बात को। यहाँ पे क्या लिखिए, amorphous solid is also called pseudo solid। अब ये pseudo solid का मतलब क्या होता है? अच्छा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा विंडो, लोग शीशे का विंडो यूज करते हैं और शीशे के विंडो में आप देखते होंगे, अगर मान के चलिए आपका घर 40-50 साल पुराना है तो आप गौर किए होंगे जो आपका विंडो होता है 40-50 साल पुराने घर में ऐसा देखने को मिलता है। जो विंडो होता है वो आप अगर उसको क्लोज करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं तो बहुत दम लगाना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि न तो ओपन होता है न क्लोज होता है। और इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, मतलब समय के साथ उसमें डिफॉर्मेशन आते जाता है ऐसे सॉलिड में, और ऊपर का हिस्सा जो शीशे का होता है वो पतला रहता है और नीचे मोटा हो जाता है। ये कैसे होता है? तो ये सॉलिड धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, क्योंकि ये तो सॉलिड है लेकिन फिर भी ये लिक्विड की तरह बिहेव करता है। कब? जब हम बहुत लंबे समय तक इसका एनालिसिस करते हैं, यानी कि अगर टाइम बहुत लंबा हो, जैसे कि 40 साल 50 साल, इतने लंबे समय का हम एनालिसिस करें तो ऐसे सॉलिड की तरह नहीं लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। और इसीलिए जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसको हम सूडो सॉलिड भी बोलते हैं।
एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। एमोर्फस सॉलिड is also called supercooled liquid। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा इसको सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? तो आपको मैंने बताया था पहले भी पिछले क्लास में कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो स्टेट में चेंजेज आता है। जैसे कि अगर हम गैस लेते हैं उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो लिक्विड स्टेट में और ज़्यादा डाउन करते हैं तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। या फिर हम प्रेशर अप्लाई करके भी देखें तो अगर हम प्रेशर के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, जैसे टेम्परेचर के हिसाब से देखें, आप ले लो वाटर को टेम्परेचर डाउन करो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। दैट मीन्स व्हाट, जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं जैसे कि कोल तार, आपने देखा होगा रोड जिससे बनते हैं बिटुमिन, कोल तार जिससे अलकतरा, जिसको अलकतरा भी बोलते हैं आम भाषा में, तो जिससे रोड बनता है वो उसको काफ़ी हीट किया जाता है और उस रोड बनाने में उसका यूज होता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हम कम कर दें यानी कूल डाउन कर दें तो वहीं सॉलिड स्टेट में आ जाता है और इसीलिए एमोर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एमोर्फस सॉलिड आखिर क्या होता है। अब एक चीज और बच जाता है कि एमोर्फस सॉलिड का अगर हम कूलिंग कर्व बनाएं तो कैसा बनेगा। अच्छा ये बताइए कि एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा, शार्प होगा या वेरिएबल होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेसिकली एमोर्फस सॉलिड जो होता है, एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल होता है। मतलब इट हैज वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल होता है। जैसे कि इसको हम कूलिंग कर्व के हिसाब से ग्राफ से समझते हैं। वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखते हैं और टाइम के साथ हम कूल डाउन करते हैं। तो क्या होता है, हम देखेंगे कर्व कुछ इस तरह से बनता है, यानी एक स्मूथ कर्व बनता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे वैरी होता है उसके स्टेट में चेंजेस तो होते हैं इसमें एमोर्फस सॉलिड में, लेकिन इसमें कोई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट साफ नजर नहीं आता है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका मेल्टिंग या सॉलिड नहीं होता। जैसे कि आप इस तरह से समझिए कि रबर को आप गर्म करना शुरू कीजिए और जब आप हीट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, कुछ पार्ट लिक्विड स्टेट में आ जाता है और बाकी कुछ पार्ट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में ही होता है। यानी कि कभी ऐसा देखा आपने कि रबर को गर्म करना शुरू किया, सारे के सारे एक साथ मेल्ट हो गए? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका साथ मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है और सिर्फ इसी रीजन से कहते हैं कि एमोर्फस सॉलिड का वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट एमोर्फस सॉलिड। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बेसिस पे हम एमोर्फस सॉलिड को किस तरह से हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बेसिस पर हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से हम सॉलिड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली अगर बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए, हमने आपको क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया था, कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली हम बात करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था जो बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है ना। और इसके अलावा एक और बॉन्ड आज पढ़ेंगे हम, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, बॉन्डिंग के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करें
तो जो पहला सॉलिड है वो है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड किसको बोलते हैं? मेटेलिक सॉलिड वो सॉलिड है जिसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। मतलब मेटेलिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड। अब इस मेटेलिक बॉन्ड का मतलब क्या है? आपको याद होगा मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, किस में बनता है? दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटेलिक बॉन्ड। मतलब मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है, मेटेलिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड is formed between two electropositive atom, two electropositive atoms। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं आपको। जैसे मान के चलो आप सोडियम ले लेते हैं, Na, ऐसे मेटेलिक सॉलिड है वो एग्जांपल है। कॉपर ले लीजिए आप, Ag, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, है ना। ये सारे क्या हैं? मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मेटेलिक सॉलिड जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है तो दो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज एक साथ कैसे रहते हैं? मान के चलो आप मेरे हाथ में एक सोडियम का टुकड़ा है, अब इसमें एक एटम तो नहीं होगा, इसमें बहुत सारे एटम होंगे। और जब बहुत सारे एटम हैं और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है तो साथ साथ रहता कैसे है? जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और एक दूसरे को रिपेल करेगा तब तो एक साथ रहना ही नहीं चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन ही होना चाहिए। सोडियम को होना ही नहीं चाहिए था, कॉपर को होना ही नहीं चाहिए था, सिल्वर को होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन होता है। अब ये होता है कैसे, इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बेसिस। बेसिकली होता क्या है, ये जो Na है वो आयनाइज हो जाता है। मतलब Na जो है वो आयनाइज हो जाता है किसमें? Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस में। और जैसे ही ये आयनाइज होता है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो इसमें से बाहर निकला? आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी कि जो ऑर्डरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आयनाइज होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटरमोस्ट शेल में है, इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मेटल के अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है ये? मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं दिस इज कोर इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट? दिस इज कोर इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो है कोर इलेक्ट्रॉन। और ये जो आप पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक कैटायन है इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। तो जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है वो कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। इसको हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है बेसिकली ये Na+, Na+। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये तो मैंने 4 Na+ लिए हैं। एक सोडियम के क्रिस्टल में एक दो चार नहीं होते हैं, 2-4 हजार नहीं होते हैं, 2-4 लाख नहीं होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, यानी कि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके बीच में बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और जिस वजह से हम सोडियम को क्रिस्टल के फॉर्म में देखते हैं, सोना को, चांदी हो या फिर कोई भी मेटालिक क्रिस्टल है हम उसको क्रिस्टल के फॉर्म में देखते हैं मेटालिक बॉन्ड की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला टाइप है मेटालिक सॉलिड वो कैसे बनता है, किस तरह का सॉलिड है ना, समझ में आ गया होगा। मेटालिक सॉलिड जो होता है
क्योंकि इसमें आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो सॉलिड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यानी कि जो मेटेलिक सॉलिड होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब जो दूसरा सॉलिड है वो है आयनिक सॉलिड। हमने मेटेलिक सॉलिड समझ लिया, मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, किस तरह के बॉन्ड उसमें बनते हैं। अब हम समझेंगे दूसरा सॉलिड, आयनिक सॉलिड। सेकंड इज आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड होता है उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और आपको पता होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मतलब जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है नमक NaCl। यहाँ पे सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है और क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं K2SO4, और एग्जाम्पल ले सकते हैं MgSO4। ये सब भी क्या है? ये NaCl लिया आपने, KCl ले लीजिए। ये सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। और चूंकि आयनिक सॉलिड में आपने देखा था मेटेलिक सॉलिड में जो कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते थे, वैसे ही जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है? कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि क्या बनता है? जैसे NaCl जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता होगा तो कैसे होता होगा? Na ये कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। और क्लोरीन क्या हो जाता है? क्लोरीन के पास, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या हो जाता है? Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Cl माइनस में। और इस तरह से Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है और यहाँ से बॉन्ड बनता है NaCl। और इस तरह के बॉन्ड जो बनते हैं इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ठीक, जैसे कि आपको पता होगा नमक का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 800 डिग्री से ज्यादा होता है। 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक सॉलिड। अब हम तीसरे टाइप का सॉलिड पढ़ेंगे और तीसरे टाइप का सॉलिड है कोवैलेंट सॉलिड। नेक्स्ट इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड,
कोवैलेंट सॉलिड कौन होता है? कोवैलेंट सॉलिड वो होता है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जो आयनिक सॉलिड था वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा गैसेस स्पीशीज में जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है? ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर इस टाइप के सॉलिड का हम एनालिसिस करें तो ये सारे के सारे सॉलिड गैसेस स्टेट में होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। जैसे क्लोरीन है, तो जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं वो बेसिकली उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बेसिकली ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म बिटवीन बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसके कुछ कोवैलेंट सॉलिड के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डायमंड एक ऐसा सॉलिड है जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है और उसमें वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देख सकते हैं ग्रेफाइट, जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। हाँ, कोवैलेंट सॉलिड का अगर सारे को एक एक करके समझ लेते हैं। अब जैसे कि डायमंड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो डायमंड का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं कार्बन इस तरह से। इस तरह से जायंट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ही बड़ा विशाल का स्ट्रक्चर होता है जायंट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। किसका? डायमंड। ग्रेफाइट में भी हम कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं कार्बन एटम, और नीचे और दूसरा लेयर भी होता है जिस दोनों के बीच में क्या होता है? वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड हो या I2, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। तो कोवैलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। कहीं पे नेटवर्क सॉलिड रहता है लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि डायमंड के बारे में लिखा रहेगा नेटवर्क सॉलिड, ग्रेफाइट के बारे में लिखा रहेगा नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड भी रहे तो आप समझ जाना कि कौन है, ये कोवैलेंट सॉलिड के बारे में ही बात किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था तीसरा टाइप सॉलिड का। अब हम चौथे तरह का सॉलिड पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट फोर्थ टाइप पढ़ेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड है जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अटैच्ड होते हैं। तो सॉलिड इसमें थोड़ा सा लिखिए, सॉलिड such solid in which neutral molecules are connected with each other by van der Waals forces of attraction. van der Waals forces of attraction। van der Waals forces of attraction। जैसे कि इसी एग्जांपल हम देख सकते हैं, एग्जांपल है I2 सॉलिड,
जैसे और हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि P4 सॉलिड, P4 सॉलिड, एसिड, सल्फर सॉलिड, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जैसा कि हमने बात किया कि वैन डर वाल, इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा होगा वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बताइए कि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे वेरी करता है? पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। बेसिकली जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब गैसेस स्टेट में होता है, लेकिन आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होता है। अब कैसे? जैसे कि मान के चलो आपसे एक प्रीवियस ईयर आप जेईई में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बताइए इन सारे में जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? और किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? किस सॉलिड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? अगर हम देखें तो मैंने बताया आपको फ्लोरीन, अगर हम जैसे ही पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है सारा। तो जैसे ही टॉप से बॉटम जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर F2 मॉलिक्यूल है, F2 और F2 के बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और I2 के बीच में, दो I2 मॉलिक्यूल के बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। और इसीलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखा जाता है कि ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटालिक सॉलिड में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू मेटालिक कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। हमने उसके बाद बात की जो आयनिक सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हमने इसके बाद बात की कि जो आयनिक सॉलिड होता है उसमें, सॉरी आयनिक नहीं, कोवेलेंट सॉलिड, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो वैन डर वाल फोर्स, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसमें वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत ही वीक किस्म का बॉन्ड है, मतलब बहुत ही कमजोर होता है ये बॉन्ड। और इसीलिए अगर हम ऑर्डर देखें कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है आयनिक बॉन्ड। सबसे ज्यादा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, देन कोवेलेंट बॉन्ड, और सबसे कम फिर होता है आपका वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से बॉन्ड का ऑर्डर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कुछ सम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर, जैसे कि लैटिस के बारे में, बेसिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में, और फिर आगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।